Yes, good evening, everyone. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? सब लोग ठीक हैं? बढ़िया हैं. तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. चलिए आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं. कल की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था एक फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के फीचर्स समझे थे हम लोगों ने. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट एज वेल एज द रिजिड पेमेंट. और फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल मेथड्स हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एम्पिरिकल मेथड. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेमी एम्पिरिकल मेथड. कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स की हम लोगों ने डिस्कशन किया. और लास्ट में मैकेनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड हमारे पास बेटा, उसके लिए श्रीनिवास मैथ कंप्लीट कर लो. मैथ में प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लो, देन यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जिसको भी दिक्कत आ रही है, फर्स्ट कंप्लीट द probability part of the engineering mathematics, then you will able to solve. As I mentioned कि that is the application of the probability only. probability का ही कंसेप्ट है. प्रॉब्लम इसलिए आ रही क्योंकि अभी आपने वो टॉपिक्स डिटेल में पढ़े नहीं, जिसकी वजह से उनको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. तो उसके लिए रेफर कर लीजिए मैथ में probability वाला चैप्टर, देन यू विल इजीली एबल टू सॉल्व. ठीक है. सो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग मैकेनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड जो हमारा IRC 37 मेथड है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. ठीक है. चलिए फिर आगे बातचीत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स के बारे में बातचीत करेंगे, फिर डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट. तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करने के लिए क्या तरीका है, डिज़ाइन ट्रैफिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड फैक्टर. तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. देखो आज की क्लास से एक 2 नंबर का बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दैट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटेशन ऑफ द डिज़ाइन ट्रैफिक. तो जैसे अगर आपको याद हो, ग्रीनफील्ड मॉडल से लगातार क्वेश्चन आता है. फिर आपने देखा एक ऐसा ही टॉपिक ट्रैफिक इंजीनियरिंग में था कि हमारे पास डिज़ाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड से लगातार सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है. उसी तरीके से पेमेंट वाले टॉपिक में स्पेशली इन योर गेट एग्जाम, ठीक है, स्पेशली इन योर गेट एग्जाम, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ द डिज़ाइन ट्रैफिक, ये बहुत फ्रिक्वेंट है. तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आप इससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे. बिल्कुल ध्यान से सुनना है, कुछ भी ऐसा सच नोट नहीं करना है. नोट करने वाली चीज़ें अभी इसमें ज़्यादा नहीं है, बस ध्यान से कंसेप्ट को सुनते रहिए और समझते रहिए. ठीक है. तो सबसे पहले, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम डिज़ाइन पैरामीटर. जब आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, जब आप फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस निकालने की बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. ठीक है. सो पहला जो टर्म है दैट इज द स्टैंडर्ड एक्सल लोड. सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइनिंग के लिए स्टैंडर्ड एक्सल लोड क्या होता है ये समझेंगे. तो हम सभी जानते हैं कि व्हीकल के अलग अलग एक्सल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं कार की बात करूं तो कार में 2 एक्सल होते हैं और दोनों एक्सल में एक एक व्हील लगा होता है. ये एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है कार का. एक फ्रंट एक्सल होता है, एक रेयर एक्सल होता है जिसको आप बैक एक्सल बोल सकते हैं, और दोनों ही एक्सल में दोनों साइड एक एक व्हील लगा होता है. यस और नो. लेकिन सभी व्हीकल के एक्सल कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके के होंगे ऐसा हम कमेंट नहीं कर सकते हैं. यस और नो. कई बार ऐसा देखा होगा, स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रक,
ट्रक के केस में आपने देखा होगा कि दो दो व्हील लगे हुए हैं, या ट्रक में रेयर एक्सल में 2 एक्सल हैं और जहां पे 2 2 व्हील लगे हुए हैं, यस और नो। तो एज पर द आईआरसी के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के व्हीकल में एक्सल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। शुरू से एक बात हम लोग करते चले आ रहे हैं कि सर जब कभी भी डिज़ाइन करते हैं तो ऑलवेज इट विल बी बेटर कि अगर व्हीकल के टर्म्स में बात करें तो सारा डेटा हमारा स्टैंडर्ड व्हीकल के टर्म्स में हो जाए, सभी अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल को हम लोग स्टैंडर्ड व्हीकल के टर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा डेटा को प्रोसेस करना। उसी तरीके से जब आप फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है स्टैंड एक्सेल काउंटिंग की। अभी आगे देखेंगे ये एक्सेल हम कैसे काउंट कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है, बट एज ऑफ नाउ वी कैन से कि हमें एक्सेल चाहिए, नंबर ऑफ एक्सेल कितने हैं जो उस रोड पे या उस पेवमेंट पे मूव करने वाले हैं। तो हमने क्या बोला कि हम सभी अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान ना देके हम सभी अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान ना देके हम क्या करेंगे, उन सभी एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को किसी भी तरीके से देखेंगे, कोई ना कोई तरीका होगा, उसको एक स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर जब भी आप मुझसे बात करेंगे कि सर इस पेमेंट के लिए कितने एक्सेल का मूवमेंट होगा, कितने एक्सेल इसमें मूव करेंगे, तो हमेशा हम स्टैंडर्ड एक्सेल के टर्म्स में वो वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि सभी अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल को के एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को हम कंसीडर ना करते हुए केवल और केवल स्टैंडर्ड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करेंगे, जिससे हमारे कन्फ्यूज़न कम हो जाएं और हम आसानी से डेटा को एनालाइज कर पाएं। तो इसलिए आईआरसी ने सबसे पहले डिफाइन किया कि ये स्टैंडर्ड एक्सेल होगा क्या। तो आईआरसी ने बोला कि देखिए एक ये एक्सेल है जिसमें दोनों तरफ एक एक व्हील लगा हुआ है, दो दो व्हील लगे हुए हैं, ऐसे एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं स्टैंडर्ड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या है, हर व्हील पे जो लोड आ सकता है मैक्सिमम वो है 2050 kg। तो अगर टोटल 4 व्हील हैं और एक व्हील पे 2050 kg का लोड आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि टोटल जो लोड आएगा वो 8200 kg का आएगा, यस और नो। टोटल जो लोड इस एक्सेल पे आएगा वो 8200 kg पर आएगा। आपको पता है कि जितनी भी गाइडलाइन होती हैं वो टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती हैं। तो अभी रिसेंट 2014 के आसपास इसको क्या कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया। इन्होंने बोला एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहेगा, लेकिन अब ये जो आपने 8200 kg का लोड कंसीडर किया है इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं 8000 kg के लोड से। तो आप इसको 8200 kg बोल दीजिए, या 8.2 टन्स बोल दीजिए, या फिर 82 किलो न्यूटन बोल दीजिए, मतलब एक ही है, यस और नो। तो क्या करा गया कि इन 2012 का जो रिवीजन हुआ हमारे कोड का आईआरसी 37 2012 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं किया गया, बट इस स्टैंडर्ड एक्सेल का जो लोड था 8200 kg उसको चेंज कर दिया गया, 82 किलो न्यूटन से 80 किलो न्यूटन पे। ये बात ध्यान रखना है। तो मतलब अगर आज की डेट में बात करें, ये तो पुराने चेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें और अगर हमसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड एक्सेल के बारे में, तो फाइनली क्या हम बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सेल है, दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन एंड हैविंग द मैक्सिमम लोड ऑफ 8000 kg। कैन वी कंक्लूड लाइक दिस, कैन वी कंक्लूड लाइक दिस कि आज के इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से ये स्टैंडर्ड एक्सेल का कॉन्फ़िगरेशन है और इस पे इतना लोड आ रहा है 8000 kg का। अर्लियर इट वाज 8200 kg, नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू 8000 kg। तो ये पहला डिज़ाइन पैरामीटर है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। क्लियर है तो एक बार सभी लोग लिख देंगे चैट बॉक्स में क्लियर है, तो फिर हम लोग अगले पैरामीटर की बात करते हैं। अगर यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर है तो सभी लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर देंगे सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर।
चलिए आगे बातचीत करते हैं। अगला जो बेटा डिजाइन पैरामीटर है, अगला डिजाइन पैरामीटर है स्ट्रेस एट एनी डेप्थ जेड। कोई नई बात नहीं है। तो सॉयल मैकेनिक्स में, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आपने ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसका कुछ यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जब कभी भी हम लोग कोई भी लोड अप्लाई कर रहे हैं, उस लोड की वजह से किसी भी डेप्थ पे कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, ये हम पता कर सकते हैं। याद है वेस्टर का बॉन्स्की इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, न्यूमैन्स चार्ट के बारे में पढ़ा होगा, सर्कुलर लोडिंग की वजह से आपने वर्टिकल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया होगा, लाइन लोडिंग की वजह से आपने स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया होगा। तो यस, देयर आर सम मेथड्स, कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से किसी भी डेप्थ पे हम स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि जैसे जब आप देखोगे एक टायर और पेवमेंट का जो कांटेक्ट सरफेस होता है, एक टायर और एक पेवमेंट का जो कांटेक्ट सरफेस होता है, वो एक्चुअल में इलिप्टिकल शेप का होता है। एक्चुअल में इलिप्टिकल शेप का कांटेक्ट शेप होता है बिटवीन द टायर एंड पेवमेंट। बात यह है भाई कि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हम सर्कुलर लोडिंग अगर है, तो सर्कुलर लोडिंग की अगर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से किसी भी डेप्थ जेड पे कितना स्ट्रेस होगा। तो फॉर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बॉन्स्की इक्वेशन, यस और नो। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल शेप है वो इलिप्टिकल है, तो यहाँ पर हमें एक करना पड़ता है मॉडिफिकेशन। और वो मॉडिफिकेशन ये है कि हम इस सर्कुलर इस इलिप्टिकल शेप को इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्कुलर शेप में चेंज करते हैं। जब हम अपनी लोडिंग को का शेप जो है वो सर्कुलर कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इक्वेशन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब लोडिंग सर्कुलर हो। और इस इक्वेशन के बारे में आपने सॉइल मैकेनिक्स में बात करी है। दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन द लोडिंग इज सर्कुलर। दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन द लोडिंग इज सर्कुलर, बट एक्चुअल में हमारा जो लोडिंग का शेप है वो इलिप्टिकल है। तो हम उसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एरिया को चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल शेप को चेंज कर रहे हैं। और ये एज्यूम्ड शेप होती है। हम इसको मान लेते हैं एज्यूम्ड शेप, कि हमारा कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट शेप जो है टायर और पेवमेंट के बीच में वो सर्कुलर है। और जैसे ही आपने ये एजम्पशन लगाया कि हमारा टायर और पेवमेंट के बीच में कांटेक्ट जो है वो सर्कुलर है, at the same moment you can apply this equation to find out the stress at any depth z। कहानी क्लियर है? तो इस प्यारी सी इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी डेप्थ पे सर्कुलर लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, उन स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है सभी को? पॉइंट क्लियर है सभी को? पॉइंट क्लियर है सभी को यहां तक का? बट दिस अगेन यू शुड रिमेंबर दिस, कि ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपकी लोडिंग सर्कुलर होगी। अगर सर्कुलर लोडिंग नहीं है तो फिर आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। ये पढ़ी होगी आपने सॉइल में। अगला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बारे में जरा ध्यान से समझो ये होता क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। बताया है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो स्टैंडर्ड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। स्टैंडर्ड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में दोनों साइड हमारे दो दो व्हील प्रोवाइडेड हैं। मानते हो कि नहीं? बोलो भाई, अभी तो दिखाया था। अब केवल इन दो व्हील को कंसीडर करना है, इन चारों व्हील को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इन दो व्हील को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो कहीं पे भी बेटा जब ये दो व्हील इस तरीके से काम कर रहे होंगे, तो आप जानते हो इन व्हील पे जो लोड है वो क्या है, पी और पी का लोड है। कितने व्हील दिख रहे हैं आपको? दो व्हील है। मान लो ये तुम्हारी पेवमेंट है। अब यहाँ पर पेवमेंट की डेप्थ कितनी है? 0 है। ये तो सरफेस की बात कर रहे हैं ना आप।
ये तो सरफेस की बात कर रहे हैं ना। अगर मैं बोलूँ ये पी लोड लग रहा है, एक दूसरा पी लोड लग रहा है किसी भी डेप्थ जेड पे, किसी भी डेप्थ जेड पे, क्या इस लोडिंग की वजह से स्ट्रेन, स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहे होंगे, हाँ या ना? ड्यू टू दिस लोडिंग, इस लोडिंग की वजह से किसी भी डेप्थ की अगर हम बात कर लें, और ये डेप्थ मैंने बोल दी जेड, तो इन लोडिंग की वजह से इस, मान लो पॉइंट ए है हमारा, तो यहाँ पर स्ट्रेसेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन का डेवलपमेंट हो रहा होगा। स्ट्रेसेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन का डेवलपमेंट हो रहा होगा। अब एनालिसिस के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। अब एनालिसिस के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इन दोनों व्हील को रिप्लेस करना चाह रहा हूं। एनालिसिस के लिए मैं इन दोनों व्हील को रिप्लेस करके एक सिंगल व्हील को अप्लाई करता हूं, और मैं ये देखता हूं क्या ना चेंज हो इस ए पॉइंट पे। जो भी डेवलप्ड स्ट्रेस थे, स्ट्रेन थे, डिफॉर्मेशन था, वो सब सेम का सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। मतलब इन दो व्हील की वजह से किसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन हो रहे थे, अब हम इस दोनों व्हील के कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं एक सिंगल व्हील से, इक्विवेलेंट व्हील से, जिससे डेवलप्ड स्ट्रेसेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, अगर तुम्हें कोई नाराजगी ना हो, तो बेटा ये जो आपने सिंगल व्हील से इन दोनों व्हील को रिप्लेस किया है, क्या इसी व्हील को मैं ESWL बोल सकता हूं? इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड बोल सकता हूं, तो बोल दिया। क्या होता है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, ये सभी को समझ में आ गया? क्या होता है ये इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, ये सभी को समझ में आ गया कंसेप्ट क्या? अब सवाल ये आता है कि इस इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की वैल्यू क्या होगी। सवाल ये आता है कि इस इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, पहले मैं पढ़ा देता हूँ क्या लिखा हुआ। इट इज डिफाइंड एज द लोड अप्लाइड बाय द सिंगल व्हील which will cause an equivalent amount of the parameters such as stress, strain and deflection, deformation at a given location to the resulting from the multiple wheel load at the same location। तो multiple wheel की वजह से जो इफेक्ट आ रहे थे वो सब सेम इफेक्ट डेवलप होंगे, लेकिन अब वो मल्टीपल व्हील की वजह से नहीं होंगे, वो सिंगल व्हील की वजह से होंगे। और ऐसे व्हील लोड को आपने बोला था इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। क्लियर है? अब देखो इनकी एनालिसिस करके देख लेते हैं। एनालिसिस भी बहुत सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये डायग्राम तो बना हुआ है, लेकिन मैं फिर से बनाता हूँ सो दैट यू विल हैव द क्लियरिटी। तो ये वही दो व्हील हैं जो बिल्कुल पास पास थे। अब इनकी एनालिसिस करने के लिए इनको थोड़ा सा इनलार्ज करके देख लेते हैं। ये दो व्हील जो आपको मैंने दिखाए थे, अब इनकी एनालिसिस करने के लिए इनको थोड़ा सा इनलार्ज करके देख लेते हैं। तो मान लो ये आपका पहला व्हील है और यह आपका दूसरा व्हील है, सेम दो व्हील है, डायग्राम स्केल पे नहीं है, इनके बीच में इतनी डिस्टेंस नहीं होगी। तो सर इतना बड़ा डायग्राम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप इसको समझ पाए इसलिए इसका इनलार्ज व्यू ले लिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओरिजिनल कंडीशन क्या है ये भी बता दिए। अब मेरे भाई अगर एक बात बताओ, ये दो व्हील हैं जो कि इस पेमेंट पे हैं, कहीं सरफेस पे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो होगी। तो पहला टर्म ध्यान से समझिएगा, ये जो डिस्टेंस होती डी, इसको बोलते हैं इट इज द क्लियर डिस्टेंस। क्या इन दोनों व्हील के बीच में ये क्लियर डिस्टेंस है, ऐसा बोल सकते हैं? क्लियर डिस्टेंस और द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द व्हील्स जो है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल डी से, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इस व्हील पे जो लोड लग रहा है वो लग रहा है पी, और दूसरे व्हील पे जो लोड लग रहा है वो लोड लग रहा है पी। क्लियर है बेटा? इस लोड पे जो लोड आ रहा है, व्हील पे जो लोड आ रहा है वो पी आ रहा है, दूसरे पे पी आ रहा है। अरे यहाँ पे भी तो पी और पी आ रहा था। तो अब आपने क्या बोला, इन दोनों व्हील्स के बीच में
इन दोनों व्हील्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, उसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं एस से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। टर्म ध्यान से समझना, कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना, सारा कंसेप्ट से हो जाएगा, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डी आपने बोला सर क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द व्हील है, और एस जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द व्हील है। एस जो है हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द व्हील है। अब ये जो पी लोड आ रहा है, आप सभी को पता है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगी ये लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया गया है वो कंसीडर किया जाता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या कंसीडर किया गया, देखिए, तो ये जो लोड आ रहा है पी और पी का, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दिस लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड लाइक दिस। तो ये जो एंगल होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपने कंसीडर किया है वो कंसीडर किया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं जो आपको पता होने चाहिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब हमारी यहाँ पर डेप्थ कितनी है, व्हाट विल बी द डेप्थ हेयर, ये तो सरफेस की बात कर रहे हो तो कोई डेप्थ नहीं होगा, या आप सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ कोई डेप्थ नहीं है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेप्थ इंक्रीज करेगी। तो ये जो आप देखोगे ये वाला पोर्शन है, अगर मैं बोलूं डेप्थ, जब यहाँ पर जो डेप्थ है वो होती है d/2। डेप्थ d/2 तक आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इनके लोड का जो डिफॉल्ट जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। इस रीजन में कहीं पे भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिल रही है। ये इंडिविजुअल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये पी लोड इधर, ये पी लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी ओवरलैपिंग हम नहीं देख पा रहे हैं। ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जब आपकी डेप्थ जो है, व्हेन डेप्थ इज इक्वल टू 2s से ज्यादा होगी, जब डेप्थ जो है वो 2s से ज्यादा होगी, तो ये दोनों के दोनों व्हील जो होंगे वो इस फुल ओवरलैपिंग वाले जोन पे आ जाएंगे। मतलब अब डेप्थ जब 2s से ज्यादा है तो पूरी की पूरी ओवरलैपिंग चल रही है। डेप्थ अगर 2s से ज्यादा है तो ये दोनों व्हील जो असेंबली हैं वो क्या हो गया, फुल ओवरलैपिंग जोन पे आ गया। यहां तक बात क्लियर है? अब सवाल ये है कि अलग अलग जोन में हम इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कैसे निकालें। चलिए, तो आप पहले इस जोन की बात करिए जब डेप्थ जो है 0 से लेके d/2 तक वेरी कर रही है। जब डेप्थ आपकी 0 से लेके d/2 तक वेरी कर रही है, आप कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे कितने लोड की वजह से स्ट्रेसेस आएगा, मान लो ये मैं बोलूं ए पॉइंट है, यहाँ पर कितने लोड की वजह से स्ट्रेसेस आएंगे, तो आंसर होगा 2p या p। तो आंसर क्या होगा, 2p या p? तुम मुझे बताओ बी पॉइंट पे कितने लोड की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, बी पॉइंट पे कितने लोड की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, 2p या p? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बोल पा रहे हो कि सर यहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरीके का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल ध्यान से सुनना। अगर मैं एक जोन कंसीडर कर रहा हूं जब डेप्थ हमारी 2s से ज्यादा है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक पॉइंट कंसीडर करूं C, तो मुझे तुम बताओ सी पॉइंट पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो कितने लोड की वजह से होंगे, P या P+P 2P? क्यों? क्योंकि सर ये पूरा का पूरा जो व्हील असेंबली है, जब डेप्थ हमारी 2s से ज्यादा हो जाएगी
तो ये पूरी व्हील असेंबली जो है वो ओवरलैपिंग जोन में आ रही है। ये पूरी व्हील असेंबली जो है वो हमारी ओवरलैपिंग जोन में आ रही है, फुल ओवरलैपिंग जोन में आ रही है। तो वहां पर जो भी स्ट्रेसेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे, 2P की वजह से होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जरा ध्यान से सुनना, कि इस डी पॉइंट पे मुझे बताओ स्ट्रेसेस कितने लोड की वजह से डेवलप हो रहे हैं। इस डी पॉइंट पे लोड जो है, डिफॉर्मेशन जो है, स्ट्रेसेस जो है, वो कितनी लोडिंग की वजह से डेवलप हो रहे हैं। तो आंसर P होगा या 2P होगा? तो ना आंसर P होगा ना आंसर 2P होगा। बिल्कुल सही, अंकुर का आंसर सही है। ना आंसर P होगा ना आंसर 2P होगा मेरे लाल। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि आंसर P और 2P के बीच में होगा। ये जरूर बोल सकते हैं कि आंसर P और 2P के बीच में होगा, क्योंकि यहां पर ना ही फुल ओवरलैपिंग है और ना ही जीरो ओवरलैपिंग है। यहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? यहां पर आपको दिख रहा पार्शियल ओवरलैपिंग। तो यहां पर नो ओवरलैपिंग था, यहां पर पार्शियल ओवरलैपिंग है, और 2s के बाद फुल ओवरलैपिंग है। 2s के बाद जो है बेटा वो फुल ओवरलैपिंग है। तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इस रीजन पे जो स्ट्रेसेस, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहे हैं वो P लोडिंग की वजह से होंगे या P2P लोडिंग की वजह से होंगे। ये मेन प्रॉब्लम है। तो अब जरा कंक्लूड करते हैं तुम्हारी इन सब बातों को जो तुमने बोला। तुमने बोला कि सर एक काम करते हैं, आपने जो बताया है कि अगर डेप्थ जो है वो जीरो से लेके, वो डेप्थ जो है वो जीरो से लेके D/2 तक वेरी कर रही है। एक रीजन तो आपने ये बताया। एक रीजन आपने बताया जब हमारी डेप्थ जो है वो D/2 से लेके वेरी कर रही है 2s तक। और एक रीजन आपने बताया जब हमारी डेप्थ जो है वो 2s से ज्यादा है। यही तीन रीजन तो बताए हैं। यही तीन रीजन तो मैंने बताए हैं। तो इस कंडीशन पे आपने बोला सर ESWL कितना होगा? तो मैंने बोला जब डेप्थ हमारी जीरो से लेके D/2 तक वेरी कर रही है, एज इट इज द नो ओवरलैपिंग जोन, तो इस पूरे रीजन के लिए जो ESWL होगा वो कुछ और नहीं होगा, P होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आए बोल देना, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आए बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डेप्थ हमारी 2s से ज्यादा है उस समय जो लोड होगा इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड वो होगा 2P। लेकिन जब पार्शियल ओवरलैपिंग है तो हम कंफ्यूज हैं, तब हम नहीं जानते हैं P। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया P डैश से। हाँ, हम ये जरूर जानते हैं कि जो P डैश होगा वो P से लेके 2P के बीच में होगा। ठीक है बेटा, एज यू हैव अज्यूम्ड द लोड डिस्ट्रीब्यूशन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जो लोड आ रहा है हमारे टायर से पेवमेंट पे वो 45 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये हम लोगों ने फंडामेंटल पहला एजम्पशन लिया है। उसके बेसिस पे आप देख रहे हो कि टायर वाला जो पोर्शन है वो किस जोन में आ रहा है। रंजन, क्लियर है? तो इस रीजन के लिए हमें नहीं पता है कि इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या होगा, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया P डैश से। उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया P डैश से। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है? ये कंक्लूजन क्लियर है? ये सब मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे बातचीत करेंगे। ये क्लियर है? अब मेन जो हमारा क्वेश्चन है, मेन जो हमारा कंसर्न है कि इस P डैश को कैसे फाइंड आउट किया जाए। यही तो मेन प्रॉब्लम है। इस P डैश को कैसे फाइंड आउट किया जाए, दिस इज अवर मेन कंसर्न। आओ इस कंसर्न को भी खत्म करते हैं। आओ इस कंसर्न को भी खत्म करते हैं। तो आप सिंपल सा एक काम करिए, आप एक वेरिएशन प्लॉट कर लीजिए। एक्स एक्सिस पे ले लीजिए डेप्थ, और वाई एक्सिस पे ले लीजिए ESWL लोड जो था आपका। वाई एक्सिस पे ले लीजिए ESWL, और दोनों ही क्वांटिटी को आप लीजिए लॉग स्केल में, ताकि हमें एक लीनियर वेरिएशन मिल पाए।
तो यहाँ पर आपने डेप्थ को कंसीडर किया है लॉग में, तो ये लॉग बेस 10 डेप्थ हो गई, जेड हो गया, और ये लॉग बेस 10 आपका पी हो गया। दोनों ही क्वांटिटी हम लोगों ने लॉग स्केल पे ली हैं। क्यों ली हैं? इसका रीजन है ताकि हमें लीनियर वेरिएशन मिल पाए और जिससे हम कुछ अपनी एनालिसिस कर पाएं। बेटा आप मुझे बताओ, आपने बोला है कि जब डेप्थ हमारी 0 से लेके d/2 तक वेरी कर रही है, जब डेप्थ हमारी 0 से लेके d/2 तक वेरी कर रही है, तो उस समय पूरे ही जगह पे लोड जो है वो कितना है? वो P है। यही तो बोला था आपने, बोलो। यही तो बोला था आपने, बोलो बेटा। फिर आपने एक बात बोली कि सर जब डेप्थ जो है वो 2s से ज्यादा है तो लोड जो है वो भी 2p है। इस पूरे रीजन के लिए लोड जो है वो 2p है, ये भी आपने बोला। बोला या नहीं बोला? और तुम्हें नहीं लगता है एज वी हैव कंसीडर्ड द लॉग स्केल, तो हमें ये जो वेरिएशन देखने को मिलेगा, वी विल गेट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके का वेरिएशन हम नोट कर पाएंगे, यस और नो? लीनियर वेरिएशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसी भी रैंडम डेप्थ पे अगर डेप्थ जो है वो d/2 से 2s के बीच में है, तो उस समय ESWL कितना होगा? तो इसी को तो आपने P डैश बोला है, इसी को तो आपने P डैश बोला है। मानते हो या नहीं मानते हो? तो अब इस ग्राफ की हेल्प से बहुत आसानी से इंटरपोलेशन के कंसेप्ट को यूज करके, लीनियर इंटरपोलेशन के कंसेप्ट को यूज करके हम P डैश की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? तो चलिए, मैंने इसको, इस ट्रायंगल को बोल दिया ABC, कोई दिक्कत? और इसको D बोल देते हैं और इसको E बोल देते हैं, कोई भी नामकरण कर देते हैं। इन दोनों एंगल के, दोनों ट्रायंगल के लिए तो मैं लिख देता हूं, फॉर ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारा ADE एंड ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल के लिए थीटा सेम होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के लिए थीटा कॉमन और सेम होगा कि नहीं होगा? चलो ट्रायंगल ADE की बात करें तो मैं लिख सकता हूं थीटा जो होगा वो होगा DE/AD। तो DE/AD इट विल बी इक्वल टू दिस, DE/AD इट शुड बी इक्वल टू BC/AB। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, जल्दी बोलो। कैन आई राइट लाइक दिस? मैंने लिखा है DE/AD इट शुड बी इक्वल टू BC/AB। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। कैन आई राइट लाइक दिस, यस और नो? ऐसे लिखा जाना संभव है या नहीं है? ऐसा लिख पाना संभव है या नहीं है? क्या मेरे लाल मुझे बता सकते हो कि DE की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? तो मैं लिख देता हूं log बेस 10 P डैश, log बेस 10 P डैश माइनस log बेस 10 P माइनस log बेस 10 P डिवाइड बाई, अब मैं लिख देता हूं, इसके लिए लिख देता हूं log बेस 10 Z, log बेस 10 Z माइनस log बेस 10 D/2 इट शुड बी इक्वल टू, अब मैं लिखता हूं BC की वैल्यू। तो BC जो होगा वो होगा log बेस 10 2P, log बेस 10 2P माइनस log बेस 10P डिवाइड बाई log बेस 10 2S, log बेस 10 2S माइनस log बेस 10 D/2। टेक योर टाइम ऑफ 1 मिनट और बताओ ये जो लिखा है सही है?
हाँ भाई बताओ, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है? किसी को कोई ऐतराज तो नहीं? कोई मुझे बताएगा इस पूरी इक्वेशन में कितने टर्म हैं जो कि अननोन हैं? कोई मुझे बताएगा क्या इस पूरी इक्वेशन में कितने टर्म हैं जो कि अननोन हैं? तो कोई बच्चा बोल सकता है सर यहाँ पे दो टर्म हैं जो कि अननोन हैं, एक तो टर्म जेड है और एक टर्म पी डैश है। कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि इस इक्वेशन में दो टर्म अननोन हैं, एक तो जेड और एक पी डैश? कुछ ना कुछ लोगों को जरूर ऐसा लगेगा कि इस पूरी इक्वेशन में दो टर्म अननोन है। हाँ बिल्कुल, देखो जयनाम को लग रहा है। अरे मेरे भाई जयनाम, जेड अननोन नहीं है, जेड अननोन नहीं है। किस डेप्थ पे आपको इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालना है ये तो पता होगा आपको। किस डेप्थ पे आप इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कैलकुलेट करना चाहते हैं ये तो आपको पता होगा। तो जेड इज नॉट अननोन हेयर, केवल और केवल यहाँ पर एक अननोन है, और मेरे हिसाब से एक इक्वेशन से एक अननोन को फाइंड आउट करना हमारे लिए किसी भी तरीके की समस्या की बात नहीं है। वेरी इजली वी कैन फाइंड आउट द वेरी इजली वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फॉर एनी डेप्थ। सर ये याद कर लें क्या? सर ने आज तक याद नहीं किया। अभी मुझसे बोलो लिख दीजिए आप, तो बिना ग्राफ के मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये मैं सच बता रहा हूं। क्यों याद कर लें भाई, क्यों याद कर लें? याद करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती होगी, भूल गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। इस इक्वेशन को लिखने में कितनी देर लगेगी अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो? इस इक्वेशन को लिखने में कितनी देर लगेगी अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो? यही है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, यही है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। अगर सबको समझ में आ गया ना, चैट बॉक्स भर भर के हमें लाल चाहिए। If everyone got the concept of the equivalent single wheel load, chat box should be red. Chat box should be red. मजा आया? बताओ भाई। तो कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, कुछ भी याद नहीं करना है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के कंसेप्ट में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा मजा तो रोज ही आता है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो परसों से मजा नहीं आएगा? अरे ऐसा नहीं है। अगला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट हो रहा है आपका? इस बैच में अगला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 5 से स्टार्ट हो रहा होगा ना, कल हम लोग कंप्लीट करेंगे तो 5th से स्टार्ट होगा। अच्छा सीपीएम स्टार्ट हो रहा, कौन सीपीएम कौन स्टार्ट कर रहा है? चेतन सर? अरे और मजा आएगा। हाँ, चेतन सर की क्लास तो आई होप आप सभी लोग और एंजॉय करेंगे। हम्म। ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा मजा आया। अच्छा, नहीं नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा समझने की। सीपीएम छोटा सब्जेक्ट है, प्यार से उसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो आराम से सीपीएम हो जाएगा। चलो आगे पढ़ लें, अभी हम लोग को भी बहुत कुछ पढ़ना है। अगर परसों से सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते तो हम लोग को कभी इसी पे फोकस करना चाहिए। हाँ, तो अभी डिस्कशन पे फोकस करते हैं, आखिरी दिन बात कर लेंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी दिन दिल से दिल की बातें कर लेंगे। ठीक है, तो आखिरी दिन मतलब कल।
कल 5-10 मिनट एक्स्ट्रा प्लान करके आऊँगा मैं, टाइमिंग लेके आऊँगा, टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेंगे और फिर बातचीत कर लेंगे। अरे ऐसे कहाँ इमोशनल हो रहे हो, कहीं जा थोड़ा रहे, ऐसे तुम लोग करने लगते हो, तुमको लगता है धरती पे मेरा समय पूरा हो गया क्या? हाँ, ऐसे मत क्या करो भाई, कहीं नहीं जा रहे। टेलीग्राम तुमको दे दिया है, 50 तरीके का अलग तरीके हैं जहां से तुम कनेक्ट कर सकते हो जब कभी भी कोई दिक्कत हो। हाँ, जो बच्चा भी कनेक्ट करता है उसको मैं रिस्पॉन्स भी दे पाता हूँ जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मेरी क्षमता है। ठीक है भाई। तो टेलीग्राम में कुछ लोगों ने मैसेज किए, कुछ लोगों ने व्हाट्सअप पे भी मैसेज किए, जिसका जहां पर मैसेज आया, जिसकी जो समस्या थी, देर दुरुस्त मैंने क्या कर दिया, उसका रिप्लाई भी किया है। तो ऐसा कहीं जा थोड़ा रहे। जयनाम, क्वेश्चन वोश्चन तुम ही को ढूंढने हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, हमको जो बताना था बता दिया, समझ रहे हो? और ये गारंटी दे रहे हैं कि क्वेश्चन सब हो जाएंगे। अब खेलो खुद से, पढ़ाना मेरा काम है, खिलाना नहीं, खेलना तुम्हें खुद से पड़ेगा। हम्म, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन रिलीवेंट भी होना चाहिए तालिब साहब, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन रिलीवेंट भी होना चाहिए, अदरवाइज हर क्वेश्चन का तो आंसर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलें आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें। तो ये कंसेप्ट है, ये तीसरा पैरामीटर आपने देख लिया जो कि था इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। गेट में इससे एक या दो सवाल आए हुए हैं अब तक आपके पीवाईक्यू में, आराम से लगाना, देखते ही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आराम से आसानी से कर लोगे। आगे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर, अगला पैरामीटर पढ़ लेते हैं। अगला पैरामीटर जो है बेटा, एक खत्म हो गया भैया, कहाँ भटक रहे हो तुम, हो गए तुम, निपट गए, टाटा बाय बाय हो गया, ये अलग ही चल रहे हैं। इनको लग रहा है इनके भरोसे बैठे हैं, नहीं भैया, खेला खत्म। अगला जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द, अगला जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द रिजिडिटी फैक्टर। यहां से सवाल एक थ्योरेटिकल सवाल बनता है, यहां से थ्योरेटिकल सवाल बनता है कि रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है और रिजिडिटी फैक्टर का यूज क्या है। कुछ नहीं होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द कॉन्टेक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर। It is the ratio of the rigidity factor is the ratio of the contact pressure and tire pressure. रिजिडिटी फैक्टर की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमारे व्हीकल के जो टायर हैं वो कंप्रेशन में है या टेंशन में है, बस इतना यूज है इसका। द वॉल्स ऑफ द टायर इज अंडर कंप्रेशन और अंडर द टेंशन, ये बात अगर आपको जाननी है तो रिजिडिटी फैक्टर पता करना पड़ेगा। और रिजिडिटी फैक्टर जो होता है वो कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर का रेशियो होता है। सर हम जानते ही नहीं कांटेक्ट प्रेशर क्या है, टायर प्रेशर क्या है, और जनवा दें। तो बेटा जब कभी भी कोई भी टायर, ये आपका पेवमेंट सरफेस है और ये टायर है, एक बात बताओ, जब इस पे ये लोड अप्लाई करेगा तो इट विल डेवलप द प्रेशर ऑन द पेवमेंट, यस और नो? ये जहां पे भी कांटेक्ट हो रहा है आपके टायर और पेवमेंट का, वहां पर इस व्हील लोड की वजह से कांटेक्ट प्रेशर डेवलप होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो। और भैया जो टायर जो हवा भरवाने जाते हो क्या होता है, बार बार चेक करता, 35 है, 40 है, 50 है, वो क्या होता है? टायर प्रेशर ही तो होता है, टायर प्रेशर ही तो होता है। तुम्हें नहीं लगता अगर हवा कम होगी तो कांटेक्ट अलग तरीके का होगा पेवमेंट का? हवा अगर सफिशिएंट होगी तो कांटेक्ट जो हो रहा होगा पेवमेंट और टायर का वो अलग तरीके का हो रहा होगा, अलग शेप का हो रहा होगा। गाड़ी पंचर हो जाती है तो देखते हो कितना मुश्किल हो जाता है चलाना, घसीटना, यस और नो? तो रिजिडिटी फैक्टर जो कि कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर का रेशियो है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि हमारे जो टायर के वॉल हैं वो अंडर टेंशन है या कंप्रेशन है। जैसे अगर देखो रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम है, रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम कब होगी? जब टायर प्रेशर ज्यादा होगा और कांटेक्ट प्रेशर कम होगा। ऐसी सिचुएशन पे जो वॉल्स के टायर के वॉल्स हैं वो टेंशन में होंगे।
जब रिजिडिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होगा तो वहां पर जो वॉल्स ऑफ टायर होंगे वो अंडर कंप्रेशन होंगे। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। रिजिडिटी फैक्टर होता क्या है और रिजिडिटी फैक्टर की हेल्प से पता क्या चलता है। आईआरसी ने बोला कि जो आपका स्टैंडर्ड टायर प्रेशर होता है वो होता, एज पर आईआरसी स्टैंडर्ड टायर प्रेशर जो होता है वो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका अगला टर्म भी खत्म हो गया, डिजाइन पैरामीटर। एक बार समराइज कर लेते। पहले आपने देखा स्टैंडर्ड एक्सल क्या होता है, दूसरा आपने देखा, दूसरा टर्म आपने क्या देखा था भाई स्टैंडर्ड एक्सल के बाद, दूसरा टर्म क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, डिजाइन पैरामीटर, स्ट्रेस एट एनी डेप्थ जेड, और तीसरा था ESWL, और चौथा था रिजिडिटी फैक्टर, चौथा था रिजिडिटी फैक्टर। ठीक है। पांचवा एक टर्म है जो कि कुछ है नहीं, निग्लेजिबल टर्म मान के चलो, जिसको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ द लोड। क्या बोलते हैं? रिपीटिशन ऑफ द लोड। कुछ नहीं है, मैकलॉड साहब ने एक बात बोली कि देखो P1N1 जो होगा वो P2N2 के बराबर होगा। अरे यार कॉमन सेंस की बात है, इसको ऐसे समझो। मान लो एक पेवमेंट है, इस पेवमेंट पे एक लोड लग रहा है P, ये मान लो P1। सेम पेवमेंट पे लोड लग रहा है P2। अगर मैं बोलूं P1 जो है वो ज्यादा है P2 से, P1 जो है वो P2 से ज्यादा है और दोनों का रिपीटिशन जो है वो सेम है। P1 लोड है उसकी वैल्यू ज्यादा है P2 से, और दोनों लोड जो हैं उनका रिपीटिशन जो पेवमेंट पे है वो सेम है। मतलब ऐसे समझ लो दोनों ही लोड जो हैं वो 100 बार मूव कर रहे हैं। यार कॉमन सेंस की बात नहीं है कि जिसका लोड ज्यादा होगा, जिसका लोड ज्यादा होगा वो उतने ही डिवीजन में ज्यादा डैमेज क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू द लेस लोड। बोलो भाई। अगर लोड ज्यादा है तो सेम डैमेज के लिए कम रिपीटिशन रिक्वायर्ड होंगे। जिस व्हील का लोड कम है उसे सेम सेम जो आपके पेमेंट डैमेज क्रिएट करने के लिए ज्यादा रिपीटिशन लेने पड़ेंगे। तो वही उन्होंने बोला, यही था अगला टर्म था रिपीटिशन ऑफ द लोड एज पर द मैक्लॉयड लॉट। तो आप बोल सकते हैं P1N1 जो होगा वो P2N2 के बराबर होगा। P1 लोड है और N1 तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा भैया रिपीटिशन। लोड ज्यादा कम रिपीटिशन, लोड कम ज्यादा रिपीटिशन रिक्वायर्ड। खेला हो गया खत्म। यहां तक के डिस्कशन से हम लोगों ने ये समझ लिया CP है कांटेक्ट प्रेशर। कांटेक्ट प्रेशर, इट इज द प्रेशर डेवलप्ड बिटवीन द टायर एंड द पेवमेंट ड्यूरिंग द कांटेक्ट। टायर प्रेशर इज द इंटरनल टायर प्रेशर। टायर प्रेशर जो आपने बात करी थी कि सब कितनी हवा रहेगी। चलिए भाई आगे बातचीत कर लें। तो ये 5 पैरामीटर थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और हमें पता चल भी गया। अगला डिस्कशन करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, दैट इज द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज पर द IRC 37 मेथड। बहुत सारे मेथड्स देखे थे, बहुत सारे तरीके देखे थे फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए, जिनमें से एक पेमेंट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। भैया सिलेबस खत्म हो गया लेकिन तालिब की बफरिंग की इशू नहीं खत्म हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत है, आए दिन बफरिंग हो जाती है। खत्म हुआ तालिब? बताओ। हैं? आधा टाइम तो बफरिंग में चला जाता, फिर कहते हो कंसेप्ट नहीं समझ में आया। ये और एक समस्या है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हैं? कर लो यार, सही कर लो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो बफरिंग से बड़ा लॉस हो जाता है। बफरिंग से बड़ा लॉस हो जाता है। कहाँ क्रोकोडाइल आ गया? अरे डराओ नहीं। अच्छा ये, अरे काम के लिए बुलाया है, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है, परेशान मत हो। तुम्हारे लिए आया भाई, तुम्हें कंसेप्ट सिखाने के लिए इसको अलग से स्पेशल बुलाया है, रिक्वेस्ट करके। आता नहीं है ये हैं? हमने कहा तुम लोग कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए इसलिए इसको बुला लिया है। चलो भाई सुनो ध्यान से।
आओ ध्यान से सुनो। सही हो गया तालिब? चलो तालिब का सही हो गया, आप कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्कशन ये चल रहा था कि जब कभी भी आप कोई फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाएंगे, आप फ्लेक्सिबल पेमेंट अमर तो है नहीं कि एक बार पेमेंट बना दिया अब जन्म जन्मांतर तक ये रिश्ता चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। पेमेंट बनाओगे, ट्रैफिक मूव करेगा, ट्रैफिक मूव करने की वजह से उसमें फेलियर भी होंगे। तुम्हें कब पता चलेगा कि हमारी पेमेंट फेल हो गई? पहला सवाल तो ये है। तुम्हें कब पता चलेगा कि हमारी पेमेंट जो है अब वो फेल हो गई है? पेमेंट को दोबारा से डिजाइन करने का समय आ गया है। तो पेमेंट तो तुम्हारे कान में आके बताएगी नहीं, सुनो अब हम फेल हो गए हैं, दोबारा से डिजाइन कर दो। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होती है वो फेल होती कैसे है। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है वो फेल होती कैसे है और उसका फेलियर क्राइटेरिया क्या है, कब हम ये माने कि हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट फेल कर गया है। ध्यान से सुनते रहो बस। लेट्स एंजॉय द कंसेप्ट, एंजॉय द कंसेप्ट। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसमें ट्रैफिक के चलने की वजह से दो तरीके की समस्याएं आती हैं। उसमें ट्रैफिक के मूवमेंट की वजह से दो तरीके की समस्याएं आती हैं। एक होता है फटीग और एक होता है क्रैकिंग या रटिंग। फटीग होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, बचपन से हम लोग जानते हैं। फटीग का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तो जब हमारा व्हीकल मूव करता है, अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलप होते हैं क्रैक्स, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलप होते हैं क्रैक्स। और रटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। रटिंग तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि सर जहां से भी हैवी व्हील जो होगा लगातार गुजरेगा वहां पर पेमेंट में वर्टिकल सेटलमेंट हो जाता है। पढ़ा था, सुपर एलिवेशन के केस में पढ़ा था। सुपर एलिवेशन के केस में पढ़ा था। तो इससे क्या होता है, रट फॉर्मेशन होते हैं। इससे क्या होते हैं, रट फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर आपने कभी किसी फ्लेक्सिबल पेमेंट को ऑब्जर्व किया हो तो उसमें कुछ इस तरीके के क्रैक्स डेवलप होते देख पा रहे हो। ये जो क्रैक्स होते हैं तुम्हारे क्रोकोडाइल या एलिगेटर की जो टॉप सरफेस होती है, टॉप स्किन होती है, उसी तरीके के लगभग एक क्रैक्स दिखते हैं। उसी तरीके के देखने में क्रैक्स होते हैं, इसलिए इन क्रैक्स को बोलते हैं एलिगेटर क्रैक्स या फिर क्रोकोडाइल क्रैकिंग। अब समझ में आया क्यों आया था ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में फटीग की वजह से क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ये कुछ वैसे ही देखने में है जैसे इस एलिगेटर या क्रोकोडाइल की टॉप सरफेस है, देखो। इसलिए इनको, इन क्रैक्स का नाम रखा गया एलिगेटर क्रैक्स या फिर क्रोकोडाइल क्रैक्स। तो ये दो तरीके हैं जब हमारे पेमेंट को डैमेज क्रिएट करते हैं। सर थोड़े से भी क्रैक्स डेवलप हो गए तो हम क्या पेमेंट को फेल मान लें? भैया चलो क्रैक्स डेवलप होंगे तो मानते हैं क्रैक्स डेवलप होंगे, लेकिन इसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना कि हाँ इस लिमिट से ज्यादा के क्रैक्स डेवलप हो गए या इस लिमिट से ज्यादा की रटिंग हो गई तो हम पेमेंट को कंसीडर कर लेंगे कि फेल हो गई। ऐसा थोड़ा कि 2 mm का रट हो गया तो हमने कह दिया पेमेंट खराब हो गई। तो अब ये हमें कौन बताएगा कि ये फेलियर क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या है जो हमें कंसीडर करना चाहिए? तो कल से हम लोग पढ़ रहे हैं कि IRC 37 हमें मदद करेगा, क्योंकि पेमेंट को हम डिजाइन कर रहे हैं IRC 37 की हेल्प से। तो वहीं बताया जाएगा, अब हमारा काम कुछ है नहीं। तो IRC 37 ने बोला कि भाई ये दो फेलियर क्राइटेरिया कंसीडर करो, बाकी डिटेल्ड क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दे रखे। कल मैंने रेफरेंस के लिए आपको कोड भी बताया था। देखो अब होता क्या है, जब आप बोलते हो सर हमें एक फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करनी है, तो कोई भी फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करनी है तो आपने बोला था फ्लेक्सिबल पेमेंट में होती हैं सर 4 लेयर। तो सबसे नीचे तो सॉयल सब ग्रेड होगा, फिर सब बेस होगा, फिर बेस कोर्स होगा और फिर सरफेस कोर्स होगा। ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन था फ्लेक्सिबल पेमेंट का।
समझो, मोटा मोटा हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो थिकनेस होगी, डिजाइनिंग का मतलब थिकनेस, डिजाइनिंग से हमारा मेन मतलब है थिकनेस। किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो थिकनेस होगी वो दो बातों पे डिपेंड करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और आई होप आप लोग भी इस बात पे एग्री करेंगे। किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो थिकनेस होगी वो दो बातों पे डिपेंड करेगी। पहली बात तो ये होती है कि जो हम रोड डिजाइन कर रहे हैं उस पे ट्रैफिक कितना आने वाला है, जिसको मैंने बोल दिया डिजाइन ट्रैफिक। और दूसरा, जहां पर हम ये पेवमेंट बना रहे हैं वहां पर सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और सॉइल की प्रॉपर्टीज को हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं सीबीआर टेस्ट से। अब ये जो डिजाइन ट्रैफिक है ये आपके मन में आ सकता है कैसे डिफाइन करेंगे, कि सर नंबर ऑफ व्हीकल के टर्म्स में करेंगे, कितने बस आ रही हैं, कितनी ट्रक आ रही हैं, ऐसे करेंगे, वो एक बात की बात है। तो तुम नंबर ऑफ व्हीकल्स के टर्म्स में सोच लो, या फिर अभी के लिए तुम एक्सल के टर्म्स में सोच लो, किसी भी टर्म्स में सोच लो। मेरा पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए, इन अलग अलग लेयर की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी फॉर्म में, हमें नहीं पता है एग्जैक्टली किस फॉर्म में, बट किसी भी फॉर्म में डिजाइन ट्रैफिक पता होना चाहिए और अपनी प्यारी सी सॉइल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब यहाँ पे पढ़ने का तरीका भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कोड तो आपने कल देख ही लिया होगा, 100 से ज्यादा पन्ने हैं उस कोड में, और ऐसे 4-5 कोड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कोड ही कोड खेलते रहेंगे क्या? तो ऐसा तो है नहीं कि केवल गेट में हाईवे इंजीनियरिंग आएगा। हाँ, गेट में बाकी 12-13 सब्जेक्ट और आएंगे, तो इतना तो हम पढ़ नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। देखो बात है साफ, तरीका समझ लेते हैं। तो तरीका IRC 37 बोलता है कि मेरे नादान से बच्चे, अभी तुम हो बीटेक में, अभी तुम बीटेक में हो, परेशान मत हो, उतना ही लोड देंगे जितना तुम बर्दाश्त कर पाओगे, ज्यादा लोड दे देंगे तो फेलियर हो जाएगा। तो IRC ने बोला तुम एक काम करो, बस एक तुम ये दोनों चीजें कैलकुलेट करना सीख लो, तुम ये दोनों चीजें कैलकुलेट करना सीख लो, हम मान लेंगे कि तुम्हें पेमेंट डिजाइन करना आ गया। और लो, और क्या करे IRC तुम्हारे लिए, गेट वाले तुम्हारे लिए और क्या करें, क्या चाहते हो? उन्होंने बोला तुम पेमेंट की थिकनेस मत निकालो, तुम अलग अलग लेयर की थिकनेस मत निकालो, मत कैलकुलेट करो, कोई बात नहीं। पूरे पेमेंट की थिकनेस कैसे निकलेगी, पूरे अलग अलग लेयर की थिकनेस कैसे निकलेगी, ये सब कहानी, सब तरीका IRC 37 में हमने बता दिया है। तुम बस इस लेवल पे, अभी जिस लेवल पे हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, बस ये समझ लो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए ये दो पैरामीटर जो हैं, डिजाइन ट्रैफिक और CBR ऑफ सॉइल, ये कैसे पता करते हैं। अगर ये तुम पता करना सीख गए तो हम मान लेंगे कि तुम फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को निकाल सकते हो। क्या बात है IRC की। हम्म? भाई खुश हो जाओ थोड़ा सा। दो चीजें निकालने के लिए बोला था, एक चीज के तो पहले से ही खेलना सिखा दिया है। हाँ, एक चीज तो पहले से ही मिलना सिखा दिया है। 2 नंबर का सवाल यहां से, अरे भैया अभी लिखने का टाइम है, मिटाने का नहीं। 2 नंबर का सवाल यहां से आता है और 2 नंबर का सवाल यहां से आता है। एक पोर्शन तो निपटा दिया है। घूम फिर के अब हम अगर बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमें क्या करना है, चीजें बहुत शांत हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, स्टेबल हो गई हैं। अब हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट में केवल डिजाइन ट्रैफिक का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। बोलो हाँ। अब हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट में अगर डिजाइन ट्रैफिक निकालना आ गया तो हमारा गेम हो जाएगा ओवर। सोचने वाली एक बात है, सोचोगे?
पता नहीं तुमने अब तक क्यों नहीं इस बात को सोचा। सोचने वाली एक बात है, यहाँ पर खेल काफी खतरनाक है। आप कह रहे हो कि सर पेमेंट डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए डिजाइन ट्रैफिक। सुनना जरा ध्यान से, गहराइयों पे ले चलते हैं तुम्हें। गहराइयों पे ले जा रहे हैं, फिर जब वापस आए तो आ जाना, वहां छूट मत जाना। ठीक है, चलो गहराइयों पे, लेकिन जब हम वापस आएंगे तुम भी मेरे साथ आ जाना। नहीं आओगे तो फिर यही कहना पड़ेगा, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए, पहले बता दिया। साथ मत छोड़ना, ठीक है? साथ मत छोड़ना, गहराइयों पे ले चलना, फिर वापस लेके आएंगे तो साथ में ही बने रहना। सवाल ये है मेरे सामने कि अगर मैं पेमेंट की थिकनेस को डिजाइन करना चाहता हूं, थिकनेस के बारे में पता करना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए डिजाइन ट्रैफिक। अबे ट्रैफिक रोड पे आएगा कब? रोड बनी नहीं है तो ट्रैफिक आएगा कैसे? कैसे काउंट कर लोगे तुम? अभी जब रोड ही नहीं बनी है तो तुम आने वाले 10 साल में, 15 साल में कितना ट्रैफिक इस रोड पे आएगा ये तुम्हें पता कैसे चलेगा? इन्वायरमेंट हो गया है? इन्वायरमेंट पढ़ लिया है इस बैच में आप लोगों ने? इस बैच में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया है कि नहीं हो गया है? हैं? कहीं ना क्वेश्चन में दिया होगा। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, वाटर डिमांड, वाटर डिमांड में करा था तुमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, तब नहीं सोचा तुमने ये ऐसा कि कितने लोगों की सप्लाई देनी है 15 साल बाद? ये आज ही पता कर रहे थे तुम? क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डिजाइन लाइफ के लिए, वाटर डिमांड या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में तुमने कुछ खास करा नहीं था। तुमने जो करा था उसको टेक्निकली कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो अब हम ये एग्जैक्टली तो बता ही नहीं सकते हैं कि आज से 15 साल बाद कितना ट्रैफिक होगा, लेकिन हाँ, जो एग्जिस्टिंग रोड है उसकी हेल्प से, उसका कुछ डेटा कलेक्ट करके हम एक काफी हद तक स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम अपने डेटा को फोरकास्ट कर सकते हैं। मतलब सही सही कुछ नहीं है, सारा खेल चल रहा है एजम्पशंस पे। सारा खेल चल रहा है एजम्पशंस पे, 100% एक्यूरेट नहीं है। समझ रहे होते? 100% नाम की कोई चीज होती ही नहीं, हमें तो लगता है कि मोह माया है। 100% एक्यूरेट नहीं है ये जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं, भविष्यवाणी जो आप करने जा रहे हैं कि इतना ट्रैफिक होगा, ये 100% नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए ना भाई, बिना डेटा के तो डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे ना। और ये 100% नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है कि तुमने देखा होगा 2 साल पहले रोड बनी थी और वहां पे जाम लगने लगा है। देखा है कि नहीं देखा है? 2 साल पहले कोई रोड बनाई गई थी और ये बोल के बनाई गई थी कि 10 साल तक इस रोड के आप मजे लीजिएगा, और लेकिन 2 साल बाद ही वहां पर जाम लगने लगा है। फोरकास्टिंग गड़बड़ हो गई और क्या। तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। हाँ, तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, डिमांड बढ़ गई। तो अब जितनी देर जो बातें चलेंगी आने वाले थोड़ी देर जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ये पूरी बातें हैं फोरकास्टिंग की। अब हम तो देखो यार इतने ज्ञानी हैं नहीं, तुम्हारा हमें नहीं पता है, हम इतने ज्ञानी नहीं कि हम कुछ फोरकास्ट कर पाए। अपनी टैलेंट जितना है उतना बता दिया है। तो जब हमें ज्ञान नहीं तो हम किसके पास जाएंगे? हाँ, हमें जब ज्ञान नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? आईआरसी के पास जाएंगे। चले गए आईआरसी के पास। आईआरसी के पास पहुंचे, हमने बोला भैया डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करना है। बोले अच्छा, इतना आगे बढ़ गए हो जिंदगी में, अब तुम पेमेंट की थिकनेस भी डिजाइन करोगे? हमने हाँ।
4 चैप्टर पूरे पढ़ लिए हैं, 4 चैप्टर पूरे खत्म करके आए हैं, लगभग लगभग 85 से लेके 90% के बीच में सिलेबस निपटा दिया है। और हवा में नहीं निपटाया है, तबीयत से समझ के निपटाया है। समझ रहे हो? पढ़ लिया है। अब पेमेंट अपन डिजाइन करेगा। क्या होगा? अब थिकनेस निकाली जाएगी। हम्म, ठीक है। आईआरसी ने वही एज यूजुअल कहा, अरे इतना नाराज मत हो। हाँ, तुमने कहा कि साहब हमको बताइए कि अब हम कैसे डिजाइन ट्रैफिक निकालें, क्योंकि सीबीआर चाहिए था, वो हमने पता कर लिया है। हाँ? सीबीआर चाहिए था, वो हमने पता कर लिया है। डिजाइन ट्रैफिक निकालना और बता दो, खेल खत्म। हम पेमेंट डिजाइन कर लेंगे। हाँ, आईआरसी को भी लग गया उस दिन कि बच्चा सीरियस बहुत है, बताना ही पड़ेगा अब। हाँ, आईआरसी को ये फील हो गया कि बच्चा अब मानेगा नहीं, डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करेगा। आओ बच्चे, आईआरसी ने कहा हम बताएंगे। आईआरसी ने कहा ये फॉर्मूला जाओ लगाओ और मौज करो। आईआरसी ने बोला दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डिजाइन ट्रैफिक। तुम्हें चक्कर आ गया देखते ही, ये क्या है, क्या क्या चल रहा है ये, इतना बड़ा फॉर्मूला। आईआरसी ने कहा एक काम करो, पहले सुन लो। आईआरसी ने कहा पहले मेरी बात सुन लो कि डिजाइन ट्रैफिक होता क्या है। अब जरा ध्यान से सुनना, रुक जाओ। आईआरसी ने बोला कि देखो, डिजाइन ट्रैफिक फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जब हम डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करेंगे तो हम नंबर ऑफ व्हीकल के टर्म में नहीं करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल डिजाइन लाइफ हमारे रोड की 10 साल है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे 10 साल में अगर सभी व्हीकल के एक्सल जो हैं वो स्टैंडर्ड एक्सल हैं। ध्यान से सुनो बेटा, खेल है बहुत मजेदार। जितने भी व्हीकल इस रोड पे आ रहे हैं उन सभी का जो एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो स्टैंडर्ड एक्सल है, तो मुझे ये बताओ कि इस पूरे 10 साल में इस रोड पर स्टैंडर्ड एक्सल के कितने रिपीटिशन होंगे। ये होगा डिजाइन ट्रैफिक। ये होगा डिजाइन ट्रैफिक। What will be the cumulative number of the repetition of the standard axle in the entire design life of the road, that is known as the design traffic? टर्म समझ में आया कि नहीं? टर्म समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। फिर से बता दें एक बार, फिर से सुनोगे? कुछ लोग को नहीं समझ में आया। इन्होंने बोला कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जब आप डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ व्हीकल के टर्म में नहीं चाहिए डिजाइन ट्रैफिक। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये रोड हम 10 साल के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें स्टैंडर्ड एक्सल के कितने रिपीटिशन होंगे इस रोड पे। स्टैंडर्ड व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी अलग तरीके के एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। So we want to calculate the design traffic in the terms of cumulative number of standard axle repetition in the entire design life of the road. पहले ये तो समझ लो डिजाइन ट्रैफिक चाहिए कैसे, फिर निकाल लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? लो देखो, the design traffic in terms of cumulative number of standard axle to be carried by the payment during the design life.
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिजाइन ट्रैफिक एज पर द IRC 37 2018। क्या है सर, आपको ये फॉर्मूला याद है? हमें तो याद है। n विल बी इक्वल टू 365 इंटू ए 1 + r/100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू व्हीकल डैमेज फैक्टर इंटू लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई r/100। सर ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद करना पड़ेगा। सर ये फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल आता है? बिल्कुल आता है। सर कभी कभार आता है कि बहुत ज्यादा आता है? बहुत ज्यादा आता है। सर 1 नंबर का आता है कि 2 नंबर का आता है? 2 नंबर का सवाल आता है ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। सिंपली यू लर्न दिस फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं तो 2 नंबर आज आपके हुए। अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं तो 2 नंबर आज आपके ये हुए। सर अभी तो कुछ जानते ही नहीं है, अभी आपने कुछ बताया ही नहीं है। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो एन आपका निकलेगा उसकी यूनिट क्या होगी? एन तो है डिजाइन ट्रैफिक, तो इट इज द क्यूमुलेटिव, एक एक टर्म बता रहा हूं, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं CSA। शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं? CSA, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल ड्यूरिंग द इंटायर डिजाइन लाइफ। ये टर्म क्लियर हो गया। 365 पता ही है, ए छोड़ दो। एन है डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड। एन है डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड, और किसमें लेंगे यहां पर हम लोग? इन ईयर। डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड इन ईयर्स, एन पता चल गया। आर क्या है? आर इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। आप सभी जानते हो कि आज अगर किसी रोड पे ट्रैफिक आपको पता है तो 1 साल बाद उतना ही ट्रैफिक नहीं रहेगा, ट्रैफिक इंक्रीज करेगा। 1 साल बाद वहां पर उतना ही ट्रैफिक नहीं रहेगा, ट्रैफिक इंक्रीज करेगा। जानते हो कि नहीं जानते हो? जिस भी रेट से करेगा। आर इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। आर हो गया, एन हो गया। एफओएस भी हम बचपन में पढ़े हुए हैं। एफओएस का मतलब होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि भैया ये जो डेटा आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिजाइन ट्रैफिक जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फोरकास्टेड वैल्यू है, 100% सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए आप जब भी 100% सर्टेनिटी नहीं है तो फिर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते हैं। ये आपको पता है? यस और नो? ताकि भाई कोई भी एरर के चांसेस ना रहें। सारे कैलकुलेशंस जो हमने किए हैं उसके रिजल्ट्स में हम लोग फाइनली फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। तो रह गए कि इसमें जो खतरनाक टर्म है वो हमें दिख रहे हैं 3। इसमें 3 टर्म और हैं इंपॉर्टेंट। एक तो है ए, अगला टर्म है VDF, और एक है LDF। अभी फिलहाल के लिए तुम इन VDF और LDF का फुल फॉर्म समझ लो। सब एक एक करके बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अभी फिलहाल के लिए तुम VDF और LDF का फुल फॉर्म समझ लो। VDF का मतलब होता है व्हीकल डैमेज फैक्टर, और LDF का फुल फॉर्म होता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। LDF का फुल फॉर्म होता है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पहले एक बात मुझे बताओ, एन, स्मॉल एन, आर और एफओएस क्लियर है? तुम यहाँ क्या करने आ गए हो? तुम्हें भी हाईवे पढ़ना है? हाँ, इसका अलग चल रहा है। मेरा पेट है, इसका नाम है जेरी। कौन है दिखाइए सर। भाग्यवार। हाँ फीमेल है। हाँ देखोगे?
अरे भाई जेरी आओ, तुम्हारी बड़ी डिमांड है यार। जेरी ये आ कैसे गया यार? ये इधर आओ, इधर आओ। ये तुम्हें गेट कैसे खुला मिल गया? आ। ये अलग घर का डॉन है। अब तुम्हें कैसे दिखाएं, इसकी हाइट कम है। जेरी अपना भी छोटा है, देखो भाई। ये है जेरी, दिखा। अरे बहुत भारी है भाई, ऐसे कैसे उठा ले? अरे यार तुम लोग जेरी हमसे पढ़ने नहीं आए हो, जेरी से मिलने आए हो लग रहा है। लो भाई जेरी। बस, चलो। तुम्हारी अलग फैन फॉलोइंग चल रही है, अब आना नहीं, चलो। पढ़ना दो यार। देख लिया? पेन तो नहीं ले गया अपने साथ? हमसे ज्यादा वो ना लेती है। चले आगे बातचीत करें। कुछ पढ़ रहे थे हम लोग। अरे वो गेट शायद खुला रह गया होगा, तो उसको आवाज आती। जेरी बहुत कंफ्यूज रहती है, उसको लगता है मेरे मानसिक हालात ठीक नहीं है। कभी कभी आती है, गेट के बाहर बैठ के आराम से सुनती रहती है, बात किससे कर रहा है ये। अब इसके इसके अपने कुछ अलग डाउट्स हैं। अरे बहुत भारी हो गई भाई, समझ रहे हो? हाँ, इसको लगता है कि अकेले किससे बातचीत कर रहे हैं ये। खैर अब, हाँ, कभी कभी इसका डाउट ईश्वर करे जल्दी से क्लियर हो जाए। तो इसकी जिंदगी के अलग अपने सवाल हैं। हम्म। इसको अपने अलग सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। चलिए आगे बातचीत करते हैं, लेट्स मूव फर्दर, कंटिन्यू द डिस्कशन। जेरी करी मेरे साइड से सभी को सॉरी बोल दीजिए कि मैंने थोड़ा सा क्लास को डिस्टर्ब किया है। चलो। तो भैया एक बात बताओ, कैपिटल एन, स्मॉल एन, आर और एफ ओ एस, ये टर्म सभी को क्लियर है? बताओ भाई। कैपिटल एन, स्मॉल एन, आर और एफ ओ एस सभी को क्लियर है, यस और नो? रेट एनुअल होगा, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, बिल्कुल सही। एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। आर इज द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। चलें आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें। चलिए आगे बातचीत करते हैं। तो अगला जो डिस्कशन है भाई, ये जो मेन टर्म है, इसमें जो तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है ए। सबसे पहले ए होता क्या है जरा ये समझो। किसकी यूनिट क्या होगी? आर की परसेंटेज होगा। 6%, 7%, 8%, 9%, 10%। डिजाइन लाइफ हम लोग ईयर्स में कंसीडर करेंगे। कैपिटल एंड डिजाइन ट्रैफिक की जो यूनिट आ रही वो सी एस ए आ रही, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल। क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल। क्लियर है बेटा? सबसे प्यारा जो टर्म है तुम्हारा वो ए टर्म है। जरा देखो पहले आईआरसी ने ए को डिफाइन कैसे किया है। तो आईआरसी ने बोला जो ए होगा वो ये है, इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना, सारा खेल जो होता है वो ए पे होता है, गलती जो होती है इसमें ए पे होती है, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन द टर्म्स ऑफ
नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। ये आईआरसी ने एक्सप्लेनेशन दिया है ए का। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। व्हाट इज द ए? ए इज द इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे, सीवीपीडी। सीवीपीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। सर सही बता रहे हैं ईमानदारी से, ये 4 बार आपने पढ़ दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। इन्होंने बोला कि देखो भाई, ए जो है, जिस समय रोड आप बना रहे हैं, जिस समय रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिस समय रोड का कंस्ट्रक्शन जो है, अब ऐसा तो है नहीं आज अगर सोचा रोड बनाएंगे तो कल रोड रेडी हो जाएगी। रोड बनाने में आपको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? रोड की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो? तो भैया वो टाइम जो है वो है, मान लो एक्स। एक्स इज द कंस्ट्रक्शन ईयर, एक्स इज द कंस्ट्रक्शन टाइम इन ईयर ले लेते हैं, ठीक है। चलो एक्स को डिफाइन कर दिया मैंने। रोड बनाने के पहले तुम्हें चाहिए डिजाइन ट्रैफिक। जब आपको डिजाइन ट्रैफिक पता होगा तभी तो आप रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। रोड बनाने के पहले आपको चाहिए डिजाइन ट्रैफिक। तो डिजाइन ट्रैफिक कब मिलेगा? जब आपको ए पता हो। एन 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 निकालना चाहते हैं अगर आप, तो भैया एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए। तो मान लो आज की डेट में ये हमने प्रेजेंट डे का ट्रैफिक फाइंड आउट कर लिया। किसी एग्जिस्टिंग रोड से, किसी एग्जिस्टिंग रोड का प्रेजेंट आज का ट्रैफिक हमने इकट्ठा कर लिया, उसको हम लोगों ने बोल दिया पी। अब हमें ये मान लो कंस्ट्रक्शन में लग रहा है 3 साल। अब 3 साल बाद जो आज आपने ट्रैफिक काउंट किया है वो सेम तो नहीं रहेगा। जो आज आपने ट्रैफिक काउंट किया है वो 3 साल तक सेम तो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। यस और नो? इंक्रीज कर जाएगा ट्रैफिक। और हमें एक क्या बोला गया, एक जब इस रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस समय इस रोड पे इनिशियल ट्रैफिक कितना है। और ध्यान देने वाली बात, वो जो इनिशियल ट्रैफिक है वो हमें एक्सल के टर्म्स में नहीं चाहिए। वो जो इनिशियल ट्रैफिक है वो हमें एक्सल के टर्म्स में नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए सीवीपीडी के टर्म्स में, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे के टर्म्स में, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे के टर्म्स में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कॉमर्शियल व्हीकल होते क्या हैं। तो आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करते हैं तो हम हर व्हीकल को कंसीडर नहीं करते हैं। पेमेंट को डिजाइन करते समय हम केवल कॉमर्शियल व्हीकल को कंसीडर करते हैं। और कॉमर्शियल व्हीकल वो व्हीकल होते हैं जिनका वेट 3 टन या उससे ज्यादा होता है। बिल्कुल दानिश, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। मतलब इसको भी फोरकास्ट करना पड़ेगा, इसको भी फोरकास्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कॉमर्शियल व्हीकल का मतलब क्या होता है। तो कॉमर्शियल व्हीकल का मतलब होता है जिनका ग्रॉस वेट 3 टन या उससे ज्यादा होगा, ऐसे व्हीकल को आज के बाद हम लोग बोलेंगे कॉमर्शियल व्हीकल। तो जिस समय रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया होगा उस समय कितना ट्रैफिक होगा कॉमर्शियल व्हीकल का पर डे, दैट इज द ए। वो है हमारा ए। फॉर्मूले में आईआरसी 37 के अनुसार अगर आप डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आप डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। यस और नो? लेकिन कई बार ऐसा होगा कि सवाल में आपको ए नहीं बताया जाएगा। सवाल में बोला जाएगा कि भाई आज जब डेटा कलेक्ट किया है प्रेजेंट डे का ट्रैफिक है पी, प्रेजेंट डे का ट्रैफिक है पी, और इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा एक्स ईयर का। इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगेगा एक्स ईयर का।
और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक अगर हमारे ट्रैफिक की आर है, तो क्या हम पी की हेल्प से, आर की हेल्प से, एक्स की हेल्प से ए की वैल्यू को भी फोरकास्ट कर सकते हैं, यस और नो? तो अगर हमें P पता है, R पता है, X पता है, तो कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A? कर लो। तो A विल बी इक्वल टू नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर X। अगर आपको प्रेजेंट ट्रैफिक पता है, अगर आपको रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक पता है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन पीरियड पता है, तो बहुत आसानी से आप ए की वैल्यू पता कर सकते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन पीरियड ओवर हो जाएगा, जब कंस्ट्रक्शन पीरियड ओवर हो जाएगा उस समय इनिशियल ट्रैफिक कितना होगा। अब बताओ, अब बताओ ए क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताओ ए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को कोई डाउट रह जाए तो बता देना। तो फिर से एक बार जरा सभी टर्म देख लेते हैं। एन इज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सेल टू बी कैरीड आउट ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ इन द टर्म्स ऑफ एमएसए। एमएसए का मतलब होता है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल फाइंड आउट करते हैं, बट हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल के फॉर्म में। मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6, पता ही होगा आपने, यस और नो? तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम लोग एमएसए में रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी डिजाइन लाइफ में जो स्टैंडर्ड एक्सेल का रिपीटिशन होगा ये नंबर बहुत बड़ा होगा, जो कि आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि CSA। तो वी कैन रिपोर्ट आवर आंसर, वी कैन रिपोर्ट आवर वैल्यू ऑफ डिजाइन ट्रैफिक इन द टर्म्स ऑफ एमएसए। एमएसए में भी हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ए फिर से बता देता हूं, इनिशियल ट्रैफिक इन द ईयर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। जब रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें कितना इनिशियल ट्रैफिक होगा इन द टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। हर दिन का कितने कॉमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट होगा, वो ट्रैफिक आपको चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, दैट इज ए। बताओ, ए क्लियर हो गया? ए क्लियर हो गया? बोलो बेटा। सर ए के फॉर्मूले में पी क्या है? हाँ बिल्कुल गिवन होगा। ये तो मैंने एक केस बताया कि अगर आपको प्रेजेंट ट्रैफिक पता है, कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लग रहा है ये पता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक पता है, तो फिर आप प्रेजेंट डेटा की हेल्प से कुछ समय के बाद के डेटा को फोरकास्ट कर सकते हैं, कुछ समय के बाद के डेटा को फोरकास्ट कर सकते हैं, ये बताया मैंने आपको। क्लियर है सभी को? चलिए साहब, ये बात भी क्लियर हो गई। अगला डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगला डिस्कशन आपने बोला सर और टर्म क्या है, तो ये मैंने आपको बताया। डी जो था वो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था, एफ जो था वो व्हीकल डैमेज फैक्टर था। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब अगला जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे। तो दो टर्म बचे हुए हैं जिसके बारे में हमें बातचीत करनी है इस फॉर्मूले में। एक तो है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एक तो है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और दूसरा है व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो अभी हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में। अरे कुछ नहीं है, तो आईआरसी ने इसके लिए भी गाइडलाइन दी है। देखो, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का काम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये एक रोड बना रहे हैं, सिंगल लेन की रोड है, जो भी ट्रैफिक आएगा वो इसी लेन को तो पूरा हैंडल करना है। ट्रैफिक वन वे है, टू वे है, जो भी ट्रैफिक आएगा वो इसी लेन पे आएगा ना। तो जब एक ही लेन है तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 हो जाएगा? बोलो, पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो इसी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी लेन को आपको क्या करना है,
हाँ भैया, कंस्ट्रक्शन के बाद ही लेंगे, 4 बार बताया पंकज। इनिशियल ट्रैफिक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द रोड। जिस समय रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है उसके बाद इनिशियल ट्रैफिक कितना होगा, वही टर्म है ए। आई थिंक 4 या 5 बार एक्सप्लेन किया अलग अलग तरीके से। यस और नो? आई थिंक 4 या 5 बार हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है अलग अलग तरीके से। अब जैसे यहाँ पर एक मैंने दूसरा केस दिखाया कि ये रोड जो है आपकी सिंगल लेन, ये 2 लेन की रोड है। ये 2 लेन की रोड है। अब इसमें देखो 2 वे ट्रैफिक है। तो पता नहीं क्या बात थी कि आईआरसी 2012 बोलता था कि इसके लिए लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सॉरी 2001 बोलता था कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.75 होना चाहिए। बट आईआरसी को बाद में लगा कि नहीं नहीं यार, जब आधा आधा ट्रैफिक डिवाइड हो रहा है तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू को चेंज कर दो। और उन्होंने इसको करेक्ट कर दिया, 0.25 कर दिया, सॉरी 0.5 कर दिया। कहने की मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए परेशान नहीं होना है। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए आईआरसी ने अलग अलग कंडीशन पे कि रोड कितनी चौड़ी है, कितने लेन की रोड है, कितना 1 वे ट्रैफिक है कि 2 वे ट्रैफिक है, इन सभी कंडीशंस के लिए लेन डिस्ट्रीब्यूशन की फैक्टर की वैल्यू को बता दिया है। तो जनरली आप ये पाएंगे कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन की फैक्टर की वैल्यू आपको सवाल में भी गिवन होगी। लेन डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर की वैल्यू भी सवाल में आपको गिवन होगी। सर कभी अगर ऐसा होता है कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू नहीं गिवन है, तब हम क्या करेंगे? क्या करोगे बताओ? तो अगर हमें लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसको 1 मान लेंगे, और क्या करेंगे? तो फिर हम ये वाला केस मान के सॉल्व कर देंगे। तो फिर हम लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू को 1 एज्यूम करके सॉल्व कर देंगे। तो ट्रैफिक जो आपका आ रहा है किसी भी रोड पे, वो लेन वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके लिए जो टर्म आईआरसी ने कंसीडर किया वो है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसके लिए जो टर्म आईआरसी ने कंसीडर किया वो टर्म है लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये बात भी सभी को क्लियर हो गई, यस और नो? चलो अभी के लिए मैंने व्हीकल डैमेज फैक्टर कंसीडर एक्सप्लेन नहीं किया है, मानता हूं मैं। अभी के लिए मैंने व्हीकल डैमेज फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया है, मानता हूं मैं। चलो भाई मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं बाकी चीजें तो एक्सप्लेन कर दी हैं, तो उसके लिए क्या तुम डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट कर लोगे? और ऐसा जो सवाल मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ऐसे आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 10 सवाल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ऐसे आपको प्रीवियस ईयर में कम से कम 10 सवाल मिलेंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा। हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा। सवाल देखिए, बोल रहा डिजाइन ट्रैफिक कैलकुलेट करिए अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक 7% है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो 0.75 है, व्हीकल डैमेज फैक्टर जो है आपका मान लीजिए वो 2.5 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो दे रखा गया मान लीजिए वो 1.3 है, और प्रेजेंट दिन का ट्रैफिक जो है वो 2500 है कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। कंस्ट्रक्शन में आपको 3 साल का टाइम लगता है और डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड जो है वो 10 years है। तो कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक इन MSA। आई थिंक सब बता दिया है। कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक इन MSA। आंसर बता पाओगे? तो यू हैव 2 मिनट टाइम, 2 मिनट का टाइम है जिसमें आपको आंसर को फाइंड आउट करना, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिपोर्ट योर आंसर इन MSA।
तो these type of the question you will get very frequently in your gate in 2 marks. तो 2 नंबर में ऐसे सवाल लगातार आते रहते हैं। आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या गलत है। अटेम्प्ट कर लिया सभी ने? अटेम्प्ट कर लिया सभी ने? शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन? शुड आई स्टार्ट द डिस्कशन, यस और नो? आओ, कुछ नहीं है। n will be equal to 365 into a1 plus r by 100 to the power n into vehicle damage factor, lane distribution factor, factor of safety, divide by r by 100। हमें दिया गया है p, हमें चाहिए a, तो a will be equal to p1 plus r by 100 to the power x will be equal to, तो 2500 1 प्लस 7 बाई 100 टू द पावर, कंस्ट्रक्शन पीरियड दे रखा गया है 3 साल का, तो ए विल बी इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 3062.60, नियरली इक्वल टू 3063 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। कैलकुलेशन चेक करते रहना। -1, बिल्कुल कैलकुलेशन चेक करते रहना, कैलकुलेशन चेक करते रहना। तो अब कुछ बचा ही नहीं, खेल खत्म। तो मैं n विल बी इक्वल टू लिखूंगा 365 इंटू ए, 3063 1 प्लस 7 बाई 100 टू द पावर n माइनस 1, व्हीकल डैमेज फैक्टर 2.5 इंटू 0.75 इंटू 1.3 डिवाइड बाई द 7 बाई 100। तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। और बात करते हैं, पहले निकाल लेते हैं CSA में। यार ये 3765137.36 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6 कर दें, तो n विल बी इक्वल टू 37.65 MSA। बताओ क्या ही था इस सवाल में? क्या ही था इस सवाल में? बताओ, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे सभी सवाल सॉल्व कर लोगे। CSA का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल। CSA का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल। MSA का फुल फॉर्म होता है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल। MSA का फुल फॉर्म होता है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल। सर सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन अभी आपके ने जो डिस्कशन किया है ना, उससे एक सवाल मेरे मन में रह गया है। चलिए सर, यहाँ तो आपने डायरेक्टली मुझे VDF की वैल्यू दे दी थी, तो मैंने यूज कर ली। ये तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली व्हीकल डैमेज फैक्टर बता दिया था, तो मैंने ये वैल्यू यूज कर लिया, आंसर निकाल लिया। लेकिन सर ये VDF होता क्या है, ये नहीं बताएंगे क्या? व्हीकल डैमेज फैक्टर होता क्या है, ये हमें अभी फील नहीं हुआ। कैसे फील हो जाएगा, बताया ही नहीं है। कैसे फील हो जाएगा? अभी तो मैंने आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बताया है। अभी तो मैंने आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बताया है, और अगला एक डिस्कशन पेंडिंग है। FOS गिवन होगा। अगर FOS नहीं दिया तो वी कैन कंसीडर द 1। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जिक्र नहीं किया गया है तो वी कैन कंसीडर फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 1। तो हम लोग बातचीत करेंगे व्हीकल डैमेज फैक्टर के बारे में। व्हीकल डैमेज फैक्टर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वहां से भी 2 नंबर का सवाल सेपरेटली बन जाता है। व्हीकल डैमेज फैक्टर को कैलकुलेट करना अपने आप में एक 2 नंबर का प्रॉब्लम है। तो वी विल हैव द डिस्कशन फॉर द व्हीकल डैमेज फैक्टर इन डिटेल। इसके अलावा अगर कहीं कोई डाउट हो तो बता दो। और जो कुछ भी आज क्लास में पढ़ाया है उसमें अगर सारी क्लियरिटी हो एकदम,
उसमें अगर सारी क्लियरिटी हो एकदम तो चैट बॉक्स को लाल कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास आपको पता है कब होगी, 9:30 PM। तो इफ द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, तो शो योर रिस्पॉन्स। खतरनाक। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।